हेलो दोस्तों, डीके क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 साइंस के बुक को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ा है। आज हम लोग एक ही वीडियो में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को एक ही वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, यानी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें डिस्कशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की, उसके लिए मतलब बेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गेहूं के दाने, यहाँ पे ऑप्शन हम टिक कर दिए हैं, यानी इनमें से सभी जो कथन दिए गए हैं सब सत्य हैं। गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। यानी ये जितने भी कथन दिए हैं ये सारे के सारे सही हैं। इसका डिस्कशन नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। दिया है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। याद रखिएगा, हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। और लास्ट में यहाँ पे है कि तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। याद रखिएगा कि तेल और पानी के मिश्रण को ना पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है। तो जब अशुद्धियाँ कम हो। कह रहा है कि हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है, जब अशुद्धियाँ कम हो। इसमें दिया है कि हस्त चयन विधि का उपयोग चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की गेहूं तथा चावल से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हस्त चयन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका नीचे डिस्कशन दिया हुआ है कि हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़ी मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ये थ्रसिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? थ्रसिंग बोला जाता है। इसका डिस्कशन जितना भी दिया है उसको सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। आगे है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो है ना निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। आगे है कि सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ना थ्रेसिंग कहते हैं। याद रखिएगा, उसको थ्रेसिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी है। तो निष्पावन विधि है। याद रखिएगा कि सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। ठीक है, निष्पावन। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पीछे इसका दिया है, तो यहाँ पे जो 2 कथन दिया है दोनों के दोनों कथन जो है सही है। पहला कथन दिया है कि साधारणतः किसान जो है निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्न कणों को अलग करने के लिए करता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस विधि से निकली दिया है, इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थों को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में प्रयोग कर सकता है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक महिला जो है
कणों को हवा के माध्यम से उसको अलग करिए। हवा की तेज जो है ना बहाव से उसको कण जो है गिर रहे हैं और भूसा जो है अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कथन इसका सही था। इसका अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, सॉरी इसका डिस्कशन पहले हम देखेंगे कि सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाएं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि ना निष्पावन कहलाती है। जैसा कि आपने फिगर में देखा वो निष्पावन विधि का था एग्जाम्पल। ठीक है, साधारणतः किसान इस विधि का प्रयोग जो है हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो उसको निष्पावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निष्पावन। इसका हम डिस्कशन देखेंगे। नीचे दिया है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि पृथक्करण की विधि में कौन कौन शामिल है। तो देखिए इनमें से सभी दिया है, यानी हस्त चयन विधि, थ्रेसिंग और निष्पावन, ये सभी के सभी जो है ना ये पृथक्करण की विधि में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग किया जाता है, उसको चालन विधि से अलग करते हैं। याद रखिएगा कि पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग किए जाते हैं, तो चालन विधि से। इसका नीचे डिस्कशन है कि आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती हैं। ठीक है, चालनी विधि द्वारा पत्थर, डांडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। किसे? चालनी विधि से। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है, तो वो चालन विधि है। कौन सी विधि है? चालन विधि। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 11 नंबर। दिया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है। निस्यंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि निस्यंदक में जो छानने में काम आता है वो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन एक दिया है ना ये गलत है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्ध सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ये बात सही है। और तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये भी बात क्या है? सही है। यानी ऑप्शन इसका जो ए है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे डिस्कशन दिया है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने का प्रक्रम को न अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन। वहाँ पे बोल रहे थे कि उसको निस्तारण कहा जाता है। यही बात गलत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने की कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी, तो इसको निस्यंदन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्यंदन विधि। ठीक है, तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो निस्यंदन विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो कथन 1 को हम लोग देखेंगे, तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से ही अलग किया जा सकता है। ये बात क्या है? सही है। तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन निस्तारण विधि से अलग किया करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। ये बात क्या है? ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसका डिस्कशन देखेंगे कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को ना अवसादन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को ना निस्तारण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निस्तारण। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, मतलब एक पंकित जल का मतलब होता है गंदा जल, और उसको पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है?
तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा इसका आंसर। अवसादन प्रक्रिया, निस्तारण और निस्यंदन, यानी तीनों प्रक्रिया का इस्तेमाल हम लोग गंदे जल को पीने योग्य बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे उसका डिस्कशन है कि पंकिल यानी गंदे जल को पीने योग्य बनाने के लिए ना अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन तीनों प्रक्रिया का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं पानी से निलंबित अशुद्धियों को हटाने में मदद करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर कि निस्यंदन विधि का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे, इसमें नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी में हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, घर पर पनीर बनाने में निस्यंदन विधि का होता है प्रयोग। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में निस्यंदन विधि का प्रयोग। पंकित जल से पीने योग्य बनाने में निस्यंदन विधि का प्रयोग। यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में कि मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में निस्यंदन। ये बात क्या है, ये गलत है। इसका हम डिस्कशन पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, नमक और पानी को अलग करने के लिए ना वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पानी को वाष्पित करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि नमक और पानी को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। घर पर पनीर बनाने में, पनीर बनाते समय दूध को फाड़ने पर ठोस पनीर और तरल मट्ठा अलग हो जाते हैं। इन दोनों को एक महीन कपड़े या छन्नी से निस्पंदन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिएगा, घर पर पनीर बनाने में किस विधि का प्रयोग होगा, तो निस्पंदन विधि का प्रयोग होगा। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, चाय की पत्तियां ठोस अघुलनशील कण हैं जो तरल चाय में घुली नहीं होती हैं। इन्हें छलनी का उपयोग करके हम लोग निस्पंदन विधि से अलग करते हैं। याद रखिएगा कि तैयार चाय से चाय पत्तियों को अलग करने में निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। आगे है, पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, मतलब कि पंकित यानी वही गंदा जल को जल में मिट्टी और रेत जैसे अघुलनशील ठोस कण निलंबित होते हैं। इन कणों को हटाने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पानी साफ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए है, वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। नमक और पानी को अलग करने के लिए ना वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पानी को वाष्पित करके नमक को ठोस के रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा साउंड का दिक्कत हो सकता है, घर के बगल में शादी है तो वहाँ पे गाना बज रहा है, इसलिए हम माइक्रोफोन लगा लिए हैं। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नमक, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करने में प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पे टिक कर दी है, संघनन विधि है, वाष्पन विधि है, निस्तारण और निस्यंदन विधि। ठीक है, नमक, रेत और जल के मिश्रण को अलग करने में प्रयुक्त विधि कौन कौन सी है, तो संघनन विधि, वाष्पन विधि, निस्तारण विधि और निस्यंदन विधि। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे। जल के मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे कि नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहें तो यह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संतृप्त किया जाना चाहिए। कैसा, संतृप्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया है ये गलत है। तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता जो है बढ़ जाती है, ये बात सही है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है, नहीं। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ नहीं जाती बल्कि घट जाती है, यही कथन ये गलत है। ऑप्शन सी में है कि किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है, ये बात क्या है, सही है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर कि यदि किसी विशेष ताप पर किसी पदार्थ या संतृप्त घोल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ेगी। पदार्थ की घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी।
यहाँ पे उसका नीचे डिस्कशन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे कि यह क्रियाकलाप सोचता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब जब हम किसी पानी को अगर गर्म करते हैं तो उसमें जो है ना घुलनशीलता उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर पानी की घुलनशीलता क्या होती है, किसी पदार्थ में बढ़ जाती है। यहाँ पे ग्रीन कलर दिया है लाइट से। यदि किसी विशेष ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 23 नंबर कि जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन। नीचे उसका डिस्कशन दिया है कि जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 3 है ना ये खत्म हो गया और यहाँ से हमारा चैप्टर 4 शुरू होता है। चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि शाक पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, हम टिक कर दिए हैं। अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हम शाक की पहचान कैसे करेंगे, उनमें हमें शाखाएं देखने को नहीं मिलेगी। इसके तने हरे एवं कोमल होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये सब शाक पौधे के बारे में बोला जा रहा है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, यानी कथन 1, 2 और 4 जो है सही है। देखिए आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ये 1 नंबर जो ये शाक है, ठीक है। 2 नंबर पे ये झाड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है और 3 नंबर जो ये वृक्ष है, ठीक है। इसका नीचे डिस्कशन है कि हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, तो एक शाक है, झाड़ी है और एक वृक्ष है, ठीक। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और हमें अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती, इनमें कोई शाखाएं नहीं होती, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खरपतवार पौधे होते हैं। खरपतवार पौधे कैसे होते हैं, अनचाहे उगे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नीचे इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि खेत में, बगीचे में है ना, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं, मतलब अपने आप ही उग जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर कि झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो हम कथन पर टिक कर दिए हैं। कथन 1 और 3 जो है सही है। इसका तना कठोर होना चाहिए और इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये झाड़ी के बारे में बोला जा रहा है। नीचे इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ये किसके बारे में बोला गया है, तो झाड़ी के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि विसर्पी लता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। विसर्पी लता के बारे में यहाँ पे गलत कथन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, इसका तना सुदृढ़ होता है। ये बात क्या है, गलत है। विसर्पी लता के बारे में ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये बात सही है। तना कमजोर होता है, ये भी बात सही है। ये भूमि पर फैले होते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है। विसर्पी लता जो कि देखिए जमीन पे पसरा हुआ है, फैला हुआ है, विसर्पी लता का ये एग्जाम्पल है। और वैसा लता जो किसी डंडे के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ सकता है ना, उसको आरोही लता बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विसर्पी लता जो मतलब जमीन पे काफी ज्यादा फैला होता है, ठीक है, और ये खड़ा नहीं हो सकता है, इसको हम लोग विसर्पी लता बोलेंगे। और वैसा लता मतलब जो किसी लकड़ी, रस्सी या डंडी के सहारे ऊपर चढ़ सकता है, उसको आरोही लता बोलते हैं। नीचे इसका डिस्कशन दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्पी लता की मुख्य विशेषता यह होती है कि इनका तना कमजोर और लचीला होता है, जिससे पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको हम लोग आरोही लता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि पौधे कौन कौन से होते हैं। देखिए कौन कौन से पूछा जा रहा है कि पौधे होते हैं। देखिए शाक पौधा होता है, झाड़ी भी पौधा होता है, वृक्ष भी पौधा होता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 5 का डिस्कशन दिया हुआ है कि हम अधिकांश पौधों को ना 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से, तो एक शाक, झाड़ी एवं वृक्ष।
ठीक है। हरे एवं कोमल तने जो है पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। सामान्यतः ये छोटे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वे आरोही कहलाते हैं। जैसा कि आपको ऊपर अभी चित्र में दिखाया गया है कि ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। नीचे इसका डिस्कशन है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें तिसर्पी लता कहते हैं। ठीक है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग आरोही पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही बोलते हैं। ये शाक झाड़ी और पेड़ से क्या है? अलग है, यानी भिन्न है उससे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का संवहन जो होता है ना, तना के द्वारा होता है। नीचे इसका डिस्कशन है कि क्रियाकलाप में हमने देखा है कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, तना जल का संवहन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। तने दो तरफा मार्ग कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोनों कथन क्या है? सही है। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। एक एक करके हम जानेंगे। पहला में दिया गया है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये बात क्या है? सही है। दूसरा है पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी बात क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तो वो कौन सा है? तना है। ठीक है। याद रखिएगा कि पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है तो वो तना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। ये कहते हैं पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत। इसका डिस्कशन नीचे दिया है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। इसको याद रखिएगा अच्छे से कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 10 नंबर है, सॉरी 11 नंबर है कि पत्ती का चपटा हरा भाग क्या कहलाता है? फलक बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे कथन में ऊपर दे दिया डिस्कशन में कि पत्ती का चपटा हरा भाग क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। और पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पर्णवृंत बोल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। पत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है कि पत्ती में पर्णवृंत और फलक दोनों होते हैं। ये याद रखिएगा कि पत्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी, पत्ती में पर्णवृंत और फलक दोनों होते हैं। ये बात क्या है? सही है। उसका नीचे डिस्कशन दिया हुआ है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्णवृंत। अब पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया यानी स्टार का संश्लेषण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान कीजिए। असत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है ये कथन क्या है? गलत है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो एक एक करके हम कथन को पढ़ेंगे। पहला में दिया है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ये बात क्या है? सही है। जड़ें पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये भी बात क्या है? सही है। ऑप्शन सी में है कि जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार होती हैं। ये भी बात क्या है? सही है। ऑप्शन डी में है कि जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। ये बात क्या है? गलत है। यही बात क्या है? गलत है। ऑप्शन डी। नीचे इसका डिस्कशन दिया है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। नीचा है कि जड़ें पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है जिनमें समांतर
शिरा विन्यास होता है, ना कि जालिका रूपी शिरा होता है, याद रखना है। कैसा शिरा होता है उनमें? समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। नीचे उसका यहाँ पे तस्वीर दिया गया है, देखिए चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऑप्शन 1 में जो है ना ये मूसलाधार का एग्जाम्पल है, और ऑप्शन बी में जो ये रेशेदार है, ठीक है। चित्र के माध्यम से हम लोग को ना अच्छे से समझ में आता है कोई भी चीज। तो मूसलाधार का ये एग्जाम्पल है जो चित्र ए में दिया है, और चित्र बी में जो है ये ना रेशेदार जड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर कि कौन सा एक जड़ नहीं है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो देखिए गाजर एक जड़ है, चुकंदर भी एक जड़ है, टेपियोका भी एक जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, एक तना है। इसको याद रखिएगा, आलू जड़ नहीं है, आलू एक तना है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर डिस्कशन है कि कुछ जड़ जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका, ये सब क्या है? जड़ है। गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टेपियोका ये सब क्या है? जड़ है, ठीक है। इन सब को हम लोग खाते भी हैं। हम पौधे के कुछ अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, जैसे आलू। आलू एक प्रकार का जड़ नहीं है, जबकि आलू एक तना है जिसे हम लोग कंद कहते हैं, यानी ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है आवश्यक भाई? तो ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीजन, यानी पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसको क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और गैस के रूप में इस्तेमाल होता है तो CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ना कि ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती हैं। क्या अवशोषित करती हैं? जड़ें जो है मिट्टी से क्या अवशोषित करती हैं? तो ऑप्शन को हम टिक करती हैं, यानी पानी अवशोषित करती हैं और खनिज, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 2 और 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि स्त्री केसर का भाग नहीं है। कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो यहाँ पे पराग कोश दिया हुआ है। पराग कोश जो है ना स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग जो होता है वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। स्त्री केसर का भाग कौन कौन होता है? तो वर्तिकाग्र और अंडाशय, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि पुंकेसर का भाग नहीं है। कौन कौन पुंकेसर का भाग नहीं है? तो यहाँ पे वर्तिका। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ा कि वर्तिका जो है स्त्री केसर का भाग होता है, तो वर्तिका जो है पुंकेसर का भाग नहीं है। जबकि परागकोश, परागकण और तंतु ये किसके भाग है? ये पुंकेसर के भाग है। याद रखना है कि परागकोश, परागकण और तंतु किसके भाग है? ये पुंकेसर के भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर कि बीजांड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बीजांड? तो ये अंडाशय में पाया जाता है। याद रखिएगा कि बीजांड पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है हमें। यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया है ना ये गलत है। पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती, ये बात क्या है? सही है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है? नहीं, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, ना कि अंडाशय होता है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है, ये बात सही है कि पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है। और यहाँ पर डी में है कि कुछ पुष्पों में पुंकेसर, स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित हो सकता है, ये बात क्या है? सही है। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हम लोग ने दूसरी वीडियो में कंप्लीट किया। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले वीडियो को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई बात नहीं है, बट आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो देखकर कैसा लगा।